चलो जी, इसने कह दिया वोट डाल दिया, उसने कह दिया वोट डाल दिया, दैट्स इट। और 50% लोग वोट ही कास्ट नहीं करते। सो मैं क्या चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों से कि अगर सारे पाकिस्तानी निकलते हैं, पोलिंग स्टेशन पे आते हैं और बल्क में वोट डालते हैं, जब बल्क में वोट डालेंगे ना तो फिर धांधली करना इनके लिए बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो समझते हैं कि मैं व्यूज के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो भाई व्यूज के लिए वीडियो मैं तब बनाता हूँ अगर मुझे व्यूज पे पैसे मिल रहे हो। तो फलाही रियासत बना सकते हैं। हम लोग जो है वो समझते थे कि शायद ये मदीना की तर्ज पे कोई मजहबी रियासत की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि मजहबी रियासत की बात कर रहे हैं, पहले दाढ़ी रखो। मतलब छोटी सोच है, विद इन द बॉक्स रहते हैं यार। वो एक फलाही रियासत की बात कर रहे हैं मदीना की तर्ज के ऊपर। फलाही रियासतें ये स्कैंडिनेवियन में आकर देखो, यहाँ पे फलाही रियासतें क्या है। फलाही रियासत का सबसे बड़ा पिलर इंसाफ होता है। आपको इंसाफ प्रोवाइड किया जाता है। ये बेसिकली जिस तरह यूट्यूब मोनेटाइज होता है, आपको व्यूज के ऊपर पैसे मिलते हैं, टिकटॉक में भी ऐसे मिलते हैं। लेकिन ये सिर्फ 5 कंट्री में, या अगर आप यूएसए में होने चाहिए, आप यूके में हैं, आप जर्मनी में, फ्रांस में या स्पेन में हैं। इन 5 मुल्कों में अगर आप हैं तो आप अपना टिकटॉक अकाउंट मोनेटाइज करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन आवर स्टूडियो। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम लुकमान अकरम। आज के जो हमारे मेहमान हैं, आप उनको अक्सर सोशल मीडिया ऐप पर देखते हैं, उनकी रील्स देखते हैं। बेसिकली स्पेशल आप उनको टिकटॉक पे देखते हैं। ही इज़ अ टिकटॉकर। बात अगर इमरान खान की हो तो इमरान खान को अपना मुर्शद मानते हैं। बात अगर पीटीआई की हो तो पीटीआई के वो टाइगर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान के टाइगर और पीटीआई के टाइगर अलादीन की। चलिए उनसे गपशप करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि आजकल क्या कर रहे हैं, कैसी ज़िंदगी चल रही है उनकी। अस्सलाम वालेकुम अलादीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सर, सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं सबसे पहले आपको स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। और आपने टाइम निकाला हमारे लिए सर। नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आप से हम गपशप का स्टार्ट करेंगे आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि आप कुछ अपने बारे में बताएं कि क्या तालीम है आपकी, स्कूल क्या आपकी। बेसिकली मैं पाकिस्तान पंजाब से बिलोंग करता हूँ। बहुत से Okay. लोग मुझे समझते हैं कि मैं पठान हूँ। मैं पठान नहीं हूँ। ओके, मैं पंजाबी हूँ और गुजरात मेरा शहर है। ठीक है। और मेरी जो एजुकेशन है बेसिक वो एपीएस से है। और लाइक एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल से। ओह क्या बात है, और समझ गया। उसके बाद मैंने मास्टर किया हुआ है इन होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। ठीक है। तो वो भी अपने सिटी से किया हुआ है। Next. हाँ, तो यार आपने ये जो पहली बात बताई कि आप एपीएस से पढ़े हुए हैं, माशाल्लाह। हाँ जी। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टेड है। तो आजकल आपकी एपीएस से क्यों नहीं बन रही? देखें, मैं एपीएस को बहुत क्लोज से जानता हूँ। अब आप एपीएस, लोग समझते हैं एपीएस में हम किसकी बात कर रहे हैं। एपीएस को मैं बहुत क्लोज से जानता हूँ। मेरा बचपन सारा वहीं पे गुजरा हुआ है। बिकॉज मेरे बाबा जो थे वो आर्मी रिटायर्ड है और मेरे अंकल भी आर्मी रिटायर्ड है। इवन मेरे दादा, वो मेरे ग्रैंडफादर, वो भी आर्मी रिटायर्ड है। और हम तो, हमारे घर की बात है। सो मैं तो बचपन से बड़ा क्लोज जानता हूँ ना जो सिस्टम वहाँ पे चल रहा होता है कैंट के अंदर। अक्सर मैं तो जब कैंट से बाहर आया था फिर मुझे पता चला था कि यार ये पाकिस्तान भी है। ठीक है। तो अदरवाइज तो मुझे लगता था कि वही पाकिस्तान है। सो मैं इन लोगों को क्लोज से जानता हूँ। तो बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि मैं जो है वो इनसे नफरत करता हूँ, या ऐसी बात नहीं है। मैं बेसिकली एक आज़ाद ख्याल इंसान हूँ। मुझे मेरे पाकिस्तान का आइन जो इजाज़त देता है कि कोई भी आदमी अगर वो गलत काम करता है, इवन किसी भी इदारे से है, तो मेरा राइट है मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करूँ, पीसफुल प्रोटेस्ट करूँ। सो वो मेरा राइट है। वो किसी भी इदारे से हो, कोई भी हो, इवन कोई भी पोलिटिकल लीडर क्यों ना हो, अगर मुझे गलत लग रहा है तो मैं अब अपनी आवाज़ उठाऊँगा उसके खिलाफ। बिल्कुल। अच्छा, आप क्योंकि बेसिकली आप एक टिकटॉकर हैं जी। आपको टिकटॉकर ही जो है ना, अलादीन टिकटॉकर ही कहते हैं। हाँ, मोस्टली लोग मुझे टिकटॉक से जानते हैं। हाँ, ये जो आपका नाम है अलादीन टिकटॉकर, ये बेसिकली लगता है कोई सोशल मीडिया यूजर नेम है या ये आपका कोई रियल नेम है? इसका भी जरा बता दें। सही बताऊं तो ये एक सोशल नेम है। दैट्स नॉट माई रियल नेम। बहुत से लोग समझते हैं कि मेरा रियल नेम है, बट दैट्स नॉट माई रियल नेम। ये एक बस सोशल नेम है। और मुझे बचपन से अलादीन की कहानी, अलिफ लाला की स्टोरियां, छोटे होते हुए मैं स्टोरियां पढ़ता था। छोटी छोटी किताबें 1 रुपये 2 रुपये की मिलती थी। तो उनमें एक अलादीन एक करैक्टर था। अलादीन जैस्मीन एक प्रॉपर स्टोरी है। तो वहां से मुझे अलादीन बहुत पसंद था। तो जब मैंने टिकटॉक बनाया और सारे लोग निक नेम यूज करते थे, मैंने कहा यार मैं भी अपना निक नेम यूज करता हूँ। मैंने सोचा कि मैं क्या नाम रखूंगा, मेरा तो कोई निक नेम नहीं है। तो मेरे माइंड में था एक अलादीन वाला करैक्टर, तो मैंने बस अलादीन वहां पे रख दिया और बस फिर फेमस हो गया उसी नाम से। लोग मुझे अलादीन के नाम से जानते हैं।
नाम तो यूनिक है अलादीन। सुनने में कुछ लोगों को शायद ये भी लगता हो कि ये आपका असली नाम है। या हाँ। लगता है लोगों को। अच्छा, तो असली नाम क्या है आपका? ये भी बता दें फिर आप, अगर आप मुनासिब समझे। जी जी, व्हाई नॉट। जो मेरा रियल नेम है वो मोहम्मद उमर है। मोहम्मद उमर। या माशाल्लाह, प्यारा नाम है आपका ये तो। थैंक यू। तो टिकटॉक पे आपने ये आप कोई अपनी शख्सियत हाइड रखने की वजह से आपने नाम चेंज किया कि यहाँ नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि हाँ, मुझे पसंद था? पसंद। जब मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था सबसे पहले मैंने फेसबुक तो मेरी पुरानी है, 2010 से मैं यूज कर रहा हूँ, 13 साल पहले की। लेकिन टिकटॉक मैंने 2017 में स्टार्ट किया था और टिकटॉक के ऊपर मैंने अलादीन नाम रखा था। और मैंने आपको बताया कि मेरे माइंड में कोई ऐसी चीज नहीं थी, बस ऐसे ही सब लोग निक नेम रखते थे, तो मेरे माइंड में था कि यार मैं भी कोई ना ऐसा ही नाम रखूं, रियल नेम ना रखूं। ठीक है। तो बस मैंने फिर सोशल नेम रख लिया और फिर जारी बात है वो फेमस हो गया, फिर मुझे वो ही आगे कैरी करना पड़ रहा है। अलादीन। अलादीन। अच्छा, वैसे आपने बताया कि आपका असली नाम मोहम्मद उमर है। हाँ, मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। अच्छा, अब आप आपको उमर कहें कि अलादीन कहें? अब तो मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। जिस नाम से दुनिया मुझे आपको जानती क्या है, अच्छा लगता है? अलादीन? मुझे दोनों नाम अच्छे लगते हैं। अब जिस नाम से दुनिया जानती है उस नाम से आप बुला सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, वो ज्यादा आई थिंक बेहतर रहेगा। जी। अच्छा अलादीन साहब, आप टिकटॉक आपने कहा कि आप 2017 से गालबन स्टार्ट की है। उस वक्त तो आई थिंक उस वक्त भी आई थिंक नून लीग ही थी अभी। जी, लेके गवर्नमेंट अभी उस वक्त खान साहब नहीं आए थे। नहीं, तो खान जब साहब आपने नहीं थे। टिकटॉक स्टार्ट की थी तो क्या कोई एम था आपका कि खान साहब के पीछे खड़ा होना है, कि यहाँ कोई टिकटॉक का कोई मेन मकसद नहीं था? बेसिकली आपको एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, बहुत से लोग मुझे जानते हैं शायद कि मैं पीटीआई का कोई बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मैं पीटीआई का कभी भी सपोर्टर नहीं रहा बड़े लेवल का। मैंने आपको बताया कि 2017 से मैंने टिकटॉक स्टार्ट की थी और टिकटॉक स्टार्ट करने की एक वजह थी। वो रीजन ये थी कि हमारे माशरे में जब टिकटॉक आई थी तो बहुत से लोग कहते थे कि यार हाथ खड़ा करें वो नेक लोग जिनके मोबाइल में टिकटॉक नहीं है। मतलब लोग मीम्स बनाते थे, टिकटॉक को बुरा समझते थे कि हर बंदा वहां पे लिपसिंग कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, अपना अपना मतलब इस तरह का कंटेंट लेके आ रहा है। सो मैंने ये डिसाइड किया था कि यार अगर हम जैसे लोग आगे नहीं आएंगे टिकटॉक के ऊपर, उस वक्त मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोच रहा था, ओवरऑल मैं सोच रहा था कि यार हमें कोई अच्छा कंटेंट लेके आना चाहिए, कोई अच्छी चीज लेके आनी चाहिए टिकटॉक के ऊपर। और अगर हम जैसे लोग कहेंगे कि ये बुरा है, इसको यूज नहीं करना, तो ऑब्वियसली फिर टिकटॉक के ऊपर हर तरफ बुराई बुराई होगी। जब तक अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर अच्छाई आगे कैसे आएगी? सो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं ना कुछ ऐसा कंटेंट लेके आऊंगा जो लोगों को हेल्दी कंटेंट मिले। सो मेरा पहले वाला कंटेंट होता था कि मैं पोइट्री करता था। पोइट्री का मुझे शौक है, खासकर मेरे फेवरेट हैं मियां मोहम्मद बख्श साहब कड़ी शरीफ वाले, उसके बाद बुल्ले शाह का कलाम और ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो मैं इनकी पोइट्री पढ़ता रहता हूँ, बचपन से मुझे शौक था। इकबाल की पोइट्री मुझे बहुत पसंद है, मीर तकी मीर की भी। तो मैं पोइट्री करता था और कोई अक़वाले ज़र्री जो होती थी, गोल्डन सेइंग होती थी, या हमारे माशरे में छोटी छोटी चीज़ें होती थी, उनके ऊपर मैं पॉइंट आउट करता था, वीडियोस बनाता था। लेकिन मैं इमरान खान को कब मैंने स्टार्ट किया सपोर्ट करना, जब इमरान खान के ऊपर डाउनफॉल शुरू हुआ, जब ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, सारी पार्टियां, सारे चोर इकट्ठे हो गए विद देयर माफिया, देयर हैंडलर्स। सो देन मैंने डिसाइड किया कि यार नहीं, मतलब अब ये वक्त जो है ना वो अपने बारे में सोचना के नहीं है, अपने मुल्क के बारे में सोचने का है, और जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। सो देन जो है ना मैंने एक कह लो कि यू टर्न लिया, या मैंने एक टर्न लिया बड़ा सा, और मैं उस कंटेंट को छोड़ के फिर मैं पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो गया। लेकिन आपका जो मेन कंटेंट है, जो अभी वायरल कंटेंट जिसे आप कहते हैं, ये तो खैर आई थिंक ये इमरान खान के टर्नआउट के बाद ही ये सारा हाँ ऐसा ही है। लेकिन साथ साथ मैं पोइट्री भी करता था। अगर आप मुझे कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान की वजह से मुझे फेम मिली है, तो ऐसा भी नहीं है। मुझे ठीक है, मैं मानता हूँ किसी हद तक मिली होगी, बट द थिंग इज दैट कि लोग, मेरी बहुत सारी वीडियोज ऐसी हैं जो 3-4 मिलियन व्यूज पे हैं, और मैं पोइट्री करता हूँ, तो लोग पोइट्री की वजह से मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। अक्सर आपकी वीडियोस देखते हैं जिसमें पोइट्री भी मैं पोइट्री आती, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा, हाँ, मेनली ये है कि मैं वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया हूँ इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए, तो इस वजह से लोग मुझे ज्यादा वहां से जानते हैं। अब आपको एक नेक्स्ट लेवल पर आकर कैसा लग रहा है? मुझे देखें, ये जो नेक्स्ट लेवल है ना, ये बहुत खतरनाक लेवल है। यहाँ पे बहुत से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। और देखें, अपने फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं होती। फेमस होने के लिए तो मैं आपको बताया कि पोइट्री करके भी, इस तरह की बातें करके भी मैं फेमस हो सकता था। बट द थिंग इज दैट कि आप जब किसी नजरिए के ऊपर काम कर रहे होते हो, जब आप किसी आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रहे होते हो, फिर आप इन सारी चीज़ों को खातिर में नहीं लाते। और यहाँ पे आके ऑब्वियसली इस लेवल पे आके मुझे अच्छा भी लग रहा है, और लेकिन ये भी लग रहा है कि यार हाँ, मैंने अपने आप को खतरे में डाल दिया है।
लग रहा है आपको? ऑब्वियसली है, मैंने सबको पता है, खतरे में डाल दिया हुआ है। तो आपको ये जो आपका कंटेंट है, नो डाउट इसमें आप ऑफ कोर्स इनको छत्र छत्रोल तो करते रहते हैं आप। हाँ, आपकी वीडियोस आती रहती हैं, आप आर्मी के खिलाफ हो जाए या दूसरों के खिलाफ हो जाए, तो इसमें आपको कोई थ्रेट वगैरह नहीं आते? आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं। तो अगर फिर भी नहीं डर लगता आपको? डर तो इनसे नहीं लगता। अगर आप डर के बारे में पूछे ना, तो डर नहीं लगता मुझे इनसे। मुझे सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डर लगता है। मुझे सिर्फ अल्लाह की ज़ात से खौफ आता है, बिकॉज मेरा एक बिलीव है कि आपने मरना है। और हमारा मुसलमानों को तो यार बिलीव ही, हम लोग तो चाहते हैं कि हमारी शहादत की मौत मिले। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं अपने बारे में। यार मैं तभी मौत नहीं मरना चाहता, मैं चाहता हूं मैं मारा जाऊं, और मैं हक की राह पे मारा जाऊं। मैं उन लोगों की तरह नहीं कि आए, पैदा हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, उसके बाद कमाया, खाए, शादी की, उसके बाद घर बनाया, गाड़ी ली और फौत हो गए, बस दैट्स इट। क्या किया पाकिस्तान के लिए, क्या किया ह्यूमैनिटी के लिए, क्या किया दुनिया के लिए, क्या किया? मैं एटलीस्ट ये चाहता हूं कि जब मेरी मौत आए तो मुझे पता हो कि यार एटलीस्ट मैंने कुछ किया है। ठीक है, तो इस वजह से डर अल्लाह की ज़ात का है। डर तो अल्लाह की ज़ात का बेशक। वो अरशद शरीफ के अल्फाज थे ना कि जो रात आपकी कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती। क्या बात है, बहुत बहुत ग्रेट आदमी थे वो। एक बेसिकली समझ लें कि वो को आपको लगता है कि शायद आपने मार के कोई बड़ा मार का मारा है, या जो भी उसके साथ हुआ है, बेसिकली वो एक पाकिस्तान का बहुत देखिए मरना तो सब ने है। मैं आपको पाको इंडिया की हिस्ट्री में से मुझे एक नाम बहुत मेरा फेवरेट है, भगत सिंह। देखिए भगत सिंह को भी मारा गया था, भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया गया था, मर भगत सिंह भी गया था। लेकिन वो लोग जो आजादी की तहरीक में भगत सिंह के साथ खड़े नहीं हुए थे, मर वो भी गए हैं, आज वो भी जमीन के नीचे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जो लोग जालिमों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, मर इन्होंने भी जाना है। लेकिन जो लोग नहीं खड़े हो रहे, जो लोग डर रहे हैं कि यार हम मारे जाएंगे, मर उन्होंने भी जाना है। सो इस वजह से बस ये है कि जो लोग हक के साथ खड़े होते हैं वो यहाँ पे भी जिंदा रहते हैं, और वो अगले जान में जाकर भी जिंदा रहते हैं। अरशद शरीफ आपके सामने है। आज बच्चा बंदा मुल्क का जो अरशद शरीफ को सलाम करता है यार, वो समझता है कि वो हमारा हीरो है। लेकिन जिन लोगों ने मारा उनको लोग नहीं सलाम करते, लोग डरे होंगे उनसे, लेकिन ये नहीं है कि लोग उनको सलूट करते हैं या अच्छा समझते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। अच्छा, आपकी इतनी मोहब्बत है खान साहब से? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मुलाकात नहीं हुई खान साहब से? नहीं, खान साहब से ख्वाहिश नहीं कोई मुलाकात करने की? ख्वाहिश तो ऑफ कोर्स ख्वाहिश है खान साहब से मिलने की, बट कभी ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। वो जो इन्होंने गालबन 2020 में 21 में कुछ यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को बुलाया था जी, जब खान साहब, उस वक्त आप पाकिस्तान थे? जी। अच्छा, मैं नहीं गया। हाँ, आप मतलब उसमें आपको भी इनविटेशन आया था? अब बेसिकली इन लोगों का जो इनविटेशन था ना पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, वो ओवरऑल सबके लिए था कि जो भी बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं और यूट्यूबर हैं वो आ सकते हैं बनी गाला खान साहब को मिलने के लिए। और सारे लोग गए थे, मतलब लोग तो सिर्फ अपने वो सिर्फ शो के लिए गए थे ना। और मैं नहीं गया था उस वक्त, हालांकि मैं भी खान साहब को सपोर्ट करता था, लेकिन मैं नहीं गया उस वक्त। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मतलब मेरा शायद माइंडसेट नहीं है उन जैसे टिकटॉकरों जैसा कि मुझे सिर्फ जाना है, सेल्फियाँ लेनी है, फेम होना है। बेसिकली खान साहब ने उनको जिस पर्पज़ के लिए बुलाया था, जब खान साहब के ऊपर डाउनफॉल आया तो खान साहब के नज़रिए के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, उस पर्पज़ के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैं वहाँ पे नहीं गया था, लेकिन आज मैं खान साहब के नज़रिए के साथ खड़ा हूँ। सो मेरा वहाँ पे जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मुझे बस जो खान साहब ने पैगाम देना था वो मैंने घर बैठ के समझ लिया था। मतलब वो कोई पर्सनल इनविटेशन नहीं था? नहीं, वो एक ओवरऑल था, मतलब सबको इनवाइट किया जितने भी। हाँ, क्योंकि अक्सर देखें कि वहाँ पर ज़्यादातर तो टिकटॉकर ही थे जिन्होंने कभी ना पहले कोई बात की और ना अभी, जिनको शायद इस बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। तो खैर वो फिर ये कह सकते हैं अपनी ज़रा वीडियोस को 4 चांद लगवाने के लिए पहुँच गए होंगे। तो लोग यही करते हैं, लोग क्या कर रहे होते हैं। हाँ जी। अभी खान साहब जिन हालात में, अभी खान साहब की याद आती है आपको? बहुत याद आती है। क्या सोच रहे हैं आप, क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान के बारे में? खान साहब का क्या मुस्तकबिल होगा? पहली चीज़ तो ये है कि जब मैं देखता हूँ इन चोरों को आज़ाद घूमते हुए, उन लोगों का खास करके जो पिछले 30-40 सालों से हमारे मुल्क को लूट रहे हैं बेदर्दी के साथ, और फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और मुहाफिज जो हैं वो उनके गुलाम बने हुए हैं, मुहाफिज उनको सलूट मार रहे हैं चोरों को। तो जब ये सारे हालात देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा मुल्क यतीम है यार। जब इमरान खान साहब थे जेल में नहीं थे, जब बाहर थे, इवन वो हुकूमत में नहीं थे, लेकिन इमरान खान साहब बोलते थे और मुझे एक उम्मीद नज़र आती थी, कौम को एक उम्मीद नज़र आती थी कि यार कोई है हमारे लिए बोलने वाला।
जब से इमरान खान गया है कोई करप्शन के खिलाफ बात ही नहीं कर रहा यार, कोई चोरों के खिलाफ बात ही नहीं कर रहा। मतलब एक होता है, दुख तो बहुत होता है, याद तो बहुत आती है इमरान खान की। छोड़ के तो वो काफी गए थे पीछे। खान साहब जब गए थे तो उन्हें तो ये था कि मेरी एक टीम है, मेरे मतलब पीछे बहुत है, सब खड़े हैं मेरे पीछे। लेकिन अनफॉर्चुनेट अगर आप आज अगर आप देखें तो वहां पर आपको कोई चीज तो नजर नहीं आती। ऐसा ही होता है। तो क्या इनमें खान साहब की भी कुछ उनको जज करने में कोई मिस देखें, मैनेजमेंट थी या आप किसी को आप जितने मर्जी बड़े लीडर बन जाएं, आप जानते हैं कि आप अगर मैं टीपू सुल्तान की मिसाल लूं, मतलब अपने लोगों ने गद्दारी की, अपने सिपहसालार ने गद्दारी की और ऐसी गद्दारी की कि फिर टीपू सुल्तान को अपनी जान गंवानी पड़ गई। और तो और अगर आप ऑटोमन अंपायर की बात करें, आप मुसलमानों के अगर आप खलीफा को देख लें अपने, तो होता क्या है कि अपने ही गद्दारियां करते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनको लोग जज नहीं कर सकते। ये ऐसे बहरूपी होते हैं या किस टाइम पे जाके वो बदल जाते हैं, ये तो अल्लाह की जात जानती है। और खान साहब के साथ अगर कुछ लोग ऐसे थे कि खान साहब उनको नहीं जज कर पाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बंदा कहेगा यार ये क्या हो गया कि इमरान खान साहब को ये भी नहीं पता चल सका। तो बड़े बड़े लीडर्स को पता नहीं चला और मफाद परस्त टोला। और सबसे बड़ी बात, हमारे मुल्क का जो सिस्टम है, हमारे मुल्क का जो माफिया है, वो क्या करता है कि वो हर पार्टी में अपने बंदे छोड़ के रखता है। वो बहरूपी होते हैं, वो बेसिकली होते माफिया के बंदे हैं, लेकिन वो उस पार्टी में अभी भी पीटीआई के अंदर, अभी खान साहब जेल में है, अभी भी पीटीआई के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े लोग एक्टिव हैं। उनमें भी लोगों को लग रहा है कि ये पीटीआई के हैं, लेकिन वो पीटीआई के नहीं है, बहरूपी हैं। बेसिकली वो किसी और के कहने पे यहाँ पे आए हुए हैं, किसी और के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वही मफाद परस्त लोग थे जो पीछे हट गए आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो खड़े हैं अभी, वो अभी भी खड़े हैं। तो आप मतलब अब मैं अक्सर देखता हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात करता हूं, जितने भी इमरान खान साहब को चाहने वाले हैं, क्या आप सबको यही लगता है कि खान साहब जो हैं वो एक लास्ट होप है पाकिस्तान के लिए, इनके बाद कोई भी नहीं है? आप भी अक्सर ये बात करते हैं। ऑब्वियसली वक्ती तौर पे जो सूरत हाल सारी देखी जाए तो इन हालात में तो 110% आई एम श्योर के खान साहब लास्ट होप है। क्योंकि इस वक्त खान साहब, मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना कि यार खान साहब जेल में चले गए हैं। इमरान खान के बाद अभी हमारे और बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं नाम लेता हूँ, सिराजुल हक हैं जमात इस्लामी वाले, टीएलपी के हैं सरबराह, उसके बाद वो शेर सियालवी है, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं। मैं पीडीएम में जो शामिल जमाते हैं उनका नाम नहीं ले रहा, बिकॉज दे आर विद देम, ये तो सारा एक ही टोला है ना। उसके अलावा जो छोटी छोटी पार्टियां, मैं उनकी बात कर रहा हूं आपको। अब उनमें से कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा इन चोरों के खिलाफ। उनमें से देखें, सवाल तो यह है कि पिछले 30-40 सालों से हमारे मुल्क को लूटा गया है। अगर लूटा नहीं गया तो फिर हमारा मुल्क नीचे कैसे आया? मैं एक बंदे का कमेंट पढ़ रहा था कि अगर इन लोगों ने मुल्क को नहीं लूटा, जिन लोगों ने हुकूमतें की हैं, तो क्या नरगिस लूट के खा गई है? इन्हीं लोगों ने लूटा हुआ है ना, नरगिस ने भी बड़े खाए हैं। इन लोगों ने लूटा हुआ है, इन लोगों से पैसा किसने निकलवाना है? अब इनके खिलाफ कोई भी नहीं बोल रहा। अब सिर्फ यही लगता था कि इमरान खान ही बोलता है, तो जारी बात है फिर मैं तो उसे ही सिंसियर समझूंगा, मैं उसे ही लॉयल समझूंगा मुल्क के साथ, क्योंकि बाकी तो इन चोरों लुटेरों के साथ कोई बोलता ही नहीं है, इस माफिया के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होता। सबको अपनी अपनी पॉलिटिक्स की पड़ी हुई है। लेकिन इमरान खान कहते थे कि मुझे अपनी पॉलिटिक्स की नहीं है, मैं जहाद करूंगा, और वो जहाद कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ही इज लास्ट होप सो फार। यार आज जिस जगह पर हमारा पाकिस्तान खड़ा है, इसमें लाने वाले अवाम खुद है। आपके हिसाब से अवाम खुद है, अदालतें हैं, या ये हुक्मरान है? कौन है? या फौज है? ये तो बच्चा सही बात बताएं आप, मतलब ये तो मुल्क का बच्चा जानता है कि पिछले 70 साल से हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका एक भी प्राइम मिनिस्टर अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सका। दैट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब आप बात करें ना कि क्यों नहीं कर सका, इसके ऊपर आज तक किसी ने कोई बात नहीं की। और तो और हमारे प्राइम मिनिस्टर को सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं, लियाकत अली खान को सरेआम मार दिया गया, इंक्वायरी तक नहीं हो सकी कि यार पता नहीं चल सका कि यार किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। और तो और जुल्फिकार अली भुट्टो को, यार एक्स प्राइम मिनिस्टर को आप फंदे पे लटका देते हो, उसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं होती कि यार सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ। कायदे आजम हमारे जो बानी थे उनकी एम्बुलेंस खराब कर दी जाती है, उसके बाद उनकी इंक्वायरी नहीं की जाती, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब सो द थिंग इज दैट कि हमारे मुल्क को 70 सालों से एक पीछे फोर्स है वो चला रही है, वही डिसाइड करते हैं किसको लेके आना है, किसको हटाना है। जो उनके काबू में आ जाता है, नवाज शरीफ के साथ उनका अक्सर थोड़ा बहुत फड्डा बनता है, लेकिन वो सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। नवाज शरीफ ने कभी स्टैंड नहीं लिया किसी जगह के ऊपर,
वो सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के ना फड्डा बनाते हैं कि पता चले जी नवाज शरीफ कुछ कर रहा है, बस अवाम को पता चले कि नवाज शरीफ कुछ कर रहा है। लेकिन वो ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, बाकी सारे पॉलिटिशियंस, ये सारे उन्हीं के अपने बच्चे हैं, अपने पाले हुए हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो इमरान खान है वही एक ऐसा बंदा है जो किसी की हेल्प के बगैर ऊपर आया है। लोग इल्जाम लगाते हैं कि 2018 के इलेक्शन में आर्मी इसको लेके आई। ओ भाई, आर्मी 2018 में आर्मी ने सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा किया था, ये सिर्फ मीडिया के ऊपर एक ड्रामा रचाया गया था कि जी फौज लेके आई है। वो इतना पॉपुलर हो गया हुआ था, उसने आना ही आना था। लेकिन एक ये भी तो पाकिस्तान में शुरू से हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, और ये कई हद तक हमें सच भी लगता था, अभी भी शायद होगा ये, कि आर्मी जिसको चाहे ला सकती है, जिसको चाहे ले जा सकती है। तो फिर जब खान साहब आए हैं तो क्या ये मुमकिन नहीं कि खान साहब को भी वो भी लेके आए हों? देखें, वक्त की बात होती है। जिस वक्त ये बात की जा रही थी कि आर्मी जिसको चाहे लेके आ सकती है, जिसको चाहे वो निकाल सकती है, ये उस वक्त की बात हो रही थी। इस वक्त पे बात करें ना, इस वक्त अगर आर्मी जिसको चाहे लेके आ सकती है तो करवाए इलेक्शन। हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही? काम पे क्यों टांग रही है इनकी? हिम्मत करें ना। अगर तो इनको लगता है कि यार वाकई एस्टेब्लिशमेंट ही सब कुछ कर सकती है, करता धरता यही है। और देखें, पहले जो करते रहे हैं वो करते रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूं। अब क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज कि अब पब्लिक में इतना शऊर आ गया हुआ है, अब पब्लिक रिस्पॉन्स आ रहा है एक। अब पब्लिक रिस्पॉन्स तो पहले भी था, पहले इस तरह पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं था। अब फॉर एग्जाम्पल आप अक्सर ये सुनते नहीं है भाई, वोट जिरा मर्जी पाओ, निकलना साडा ही है। ये भी तो बातें हम नहीं सुनते आए रहे हैं ना। तो आप ये मुमकिन नहीं है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हो भी जाए, आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें, अगर आपको जो ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने काउंटिंग करनी है या जिन्होंने डिसाइड करना है। देखें, ये सब कुछ पहले, ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ होता था इमरान खान के हुकूमत में आने से पहले। देखें, 4 हलकों के पीछे इमरान खान ने इनकी मट्टी रोल कर रख दी थी। 4 हलकों की बात थी, इमरान खान ने कहा था कि 4 हलके ओपन करवाओ। सही है। कोई इदारा, कोई अदालत, कोई सुनता ही नहीं था इमरान खान की बात। लेकिन एंड पे आके उनको सुननी पड़ी, उनको 4 हलके ओपन करवाने पड़े। इसीलिए तो इतना लंबा धरना दिया ना खान साहब ने, 126 दिन का। सो बेसिकली खान साहब ने इस मुल्क के अंदर एक शऊर की नई रूह फूंक दी हुई है। अब जब ये लोग धांधली करते हैं तो डर रहे होते हैं। अब कौम में इतना शऊर आ गया हुआ है, कौम, इनको पता है कि ये कर भी लेंगे तो भाग के कहां जाएंगे? मुझे बताए ना, इमरान खान साहब जेल में है। इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद 2 ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान वाला, एक पेशावर वाला। अब दोनों में इमरान खान का पीटीआई का पलड़ा भारी था, क्लियरली नजर आया है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जो था गिलगित बल्तिस्तान वाला, उसने रिजल्ट रोक दिया। उसके बाद पीटीआई के लोगों ने वहां पे धरना दिए रखा कई दिन तक, और जबरदस्ती फिर वो रिजल्ट निकलवाया उनसे, भाई कि हम जीते हुए, हमें रिजल्ट दो हमारा, हम लेके जाएंगे, वैसे तो नहीं जाएंगे। सो पब्लिक में इतना शऊर आ गया हुआ है। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत थी तो भाई जीत थी वहां पे। क्या मतलब है कि अभी जब ये इलेक्शन होंगे, अल्लाह करे हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये जो भी अदारे हैं, जितने भी हैं, ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा ही है, मैं तो यही कहूंगा। बिकॉज वाई, उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि देखें, गिलगित बल्तिस्तान और पेशावर की मिसाल ली जाए ना, अवाम के अंदर जो गुस्सा था, जो बलवला था, अवाम ने ना उसको अंगूठों का इस्तेमाल किया है और अवाम ने रिएक्शन दिया है। लेकिन गिलगित में वोट पड़ा है। हाँ सॉरी, गिलगित बल्तिस्तान में तो शुरू से खान साहब रहे हैं। बिल्कुल, मतलब गालबन 2012 से आई थिंक के पहले से उनकी सपोर्ट है, मतलब 10-12, मतलब स्टार्ट में उनका एक गिलगित बल्तिस्तान जो है वो तो उनका है शुरू से। तो वो अभी भी ऐसा नहीं है, पहले नून लीग की हुकूमत होती थी वहां पे, वो बहुत पहले, अगर आप पीछे चले जाए, लेकिन साल पीछे जाने के, लेकिन अगर आप पीछे चले जाए ना, कोई 2 हुकूमतें, 2 गवर्नमेंट या 3 गवर्नमेंट में, तो खान साहब कंटिन्यूसली लीड कर रहे थे वहां पर, ऑफ कोर्स। तो शायद ये भी वो एक मार्जिन हो कि भाई ये तो पहले ही इनका एरिया है, तो ये तो नहीं द थिंग। अच्छा, पेशावर में वो मौलाना फजल रहमान के हल्के में, मतलब उसके हल्के में से जीते हैं पीटीआई वाले। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में बाकी सारी पार्टियां इकट्ठी हैं सारी, लेकिन फिर भी वो पीटीआई को। थिंक इज दैट, बात ये करने हैं कि हल्का जो भी हो, आपकी एस्टेब्लिशमेंट तो मौजूद है वहां पे, वो तो पूरी कोशिश कर रही है कि हमने जीतना है, लेकिन आप वो नहीं जीते वहां पे। जीते क्यों नहीं है? जीते इसलिए नहीं है कि सर वहां पे बल्क में वोट पड़ा है। मैं अक्सर अपने पाकिस्तानी को कहता हूं कि आप लोगों ने देखे, हमारे 50% लोग तो वोट ही नहीं कास्ट करते, और जो 40% लोग वोट कास्ट करते हैं वो सिर्फ इसलिए वोट कास्ट करते हैं कि इन्हें साड़ी नली बनवा दी थी, गली पक्की करा दी, सड़क बनवा दी थी, इसने हमारी सिफारिश करवा दी। और बाकी जो 10% होते हैं ना, वो कहते हैं कि चलो जी, इसने कह दिया वोट डाल दिया, उसने कह दिया वोट डाल दिया, दैट्स इट। और 50% लोग वोट ही कास्ट नहीं करते। सो मैं क्या चाहता हूं तमाम पाकिस्तानियों से कि अगर सारे पाकिस्तानी निकलते हैं, पोलिंग स्टेशन पे आते हैं और बल्क में वोट डालते हैं, जब बल्क में वोट डालेंगे ना, तो फिर धांधली करना इनके लिए बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा।
और यही एक आखिरी उम्मीद है कि बल्क में वोट पड़े, पूरा पाकिस्तान निकले और वोट कास्ट करे इमरान खान को, इकट्ठा निकले और वहां से डिसीजन लेके घर जाएं। ऑब्वियसली फिर डिसीजन लेके घर जाएं। और मैं ये कहता हूं कि जिन बच्चों का वोट नहीं बना हुआ वो भी पोलिंग स्टेशन पे आए, वो भी इलेक्शन डे पे वहां पे निकलें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, अवाम निकले। ये जितने आज मार दाड़ करके अवाम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इलेक्शन वाले दिन यही अवाम निकले और दे रिएक्शन के यार बताए इनको कि नहीं वी आर विद इमरान खान। अच्छा लदीन साहब, एक और भी मेरा ये बड़ा इख्तलाफात होता है, मतलब जैसे आप हैं या और भी जितने लोग ओवरसीज़ जो बोलते हैं ओके पाकिस्तानियों पर कि ये बाहर नहीं निकलते, ये एहतजाज नहीं करते या ये चीज़ें सारी। आप एक बात बताएं कि ठीक है आप दूर बैठे हैं, आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, आप कैमरा पे बैठ के बात कर लेते हैं, ओके लेकिन पाकिस्तान में एक जो मज़दूर तबका है, या मज़दूर नहीं नॉर्मल भी जो लगा लो अपना, सारे वहाँ पर आजकल मज़दूर हैं, सही है, अपना गुजारा कर रहे हैं पूरा। यार वो इन चीज़ों से, हाँ मुझे लगता है कि वो इन चीज़ों में इतना घुस गए हैं, अपने मामलात में बिल आ गए हैं, फलाना काम करना है, फलाना काम करना है, वो इन चीज़ों को सब कुछ छोड़कर वो कैसे निकले, वो अपने बच्चों का पेट पालें, मैं ये अपने घरों की हिफाजत करें, अपनी इज्जतों को संभालें कि यहाँ वो अपना घर बार छोड़कर वहाँ पर, ये बहुत मुश्किल होता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ देखें 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, अगर आप 5 साल में एक दिन इलेक्शन के लिए नहीं निकल सकते, नहीं मैं इलेक्शन की नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। वैसे ओवरऑल देखें, ओवरऑल पब्लिक देखकर निकल रही है, ओवरऑल खान साहब ये नहीं कह रहे या ओवरऑल कोई पोलिटिकल लीडर ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी कौम निकल के आ जाए। आप लोग अगर कोई कहीं धरना हो रहा है या कहीं लॉन्ग मार्च हो रहा है तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है, कि जिस हद तक आप कर सकते हो, आपके ऊपर मजबूरी नहीं है कि आपने लाजमी आना है, अगर आप आ सकते हो आप आओ, आप नहीं आ सकते आप ना आओ, क्योंकि कोई और आ जाएगा। लेकिन जिस दिन इलेक्शन हो ना उस दिन फिर आपको अपनी दिहाड़ी छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और उस दिन जाके वैसे भी जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन कोई वैसे छुट्टी होती है, और आपको उस दिन जाके लाजमी वोट कास्ट करना है, बिकॉज वही अगर आप सही तरह से वोट का इस्तेमाल करोगे और पाकिस्तान को वोट दोगे, जो पाकिस्तान के हक में बेहतर है उसको वोट दोगे, तो फिर पूरा साल फिर आपको दिहाड़ियाँ तोड़नी नहीं पड़ेंगी। हाँ तो अब तो आवाम को ये भी बताना कि वोट जितना मर्जी पाओ, निकलना होना दइए। कुछ लोग तो इस चीज़ में भी होते हैं कि भाई फ़ायदा क्या है, ये हाँ ये सबसे बड़ी मार है कुछ लोगों का, अक्सर लोगों का ये बेसिकली देखे इन माफिया का जो तरीका वारता आता है ना, वो ये नहीं है कि आपको सिर्फ गुलाम बना लेना या आपके दिल में डर बिठाना है। बेसिकली उनका जो आखिरी हरबा है ना वो आपको मायूस करना है, वो कौम को मायूस करना है कि यार कौम इतनी, जिस तरह की अभी आप पढ़े लिखे आदमी हैं और आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी निकलना तो उन्हीं का है, फिर क्या फायदा वोट कॉस्ट करने का। दैट्स द प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये बेसिकली साइकोलॉजिकली आपको मायूस करना चाह रहे हैं, कौम मायूस हो जाए। यही मैं बता रहा हूँ कि इसका काउंटर क्या है हमारे पास। इसका काउंटर हमारे पास यह है कि हमने बल्क में वोट डालने हैं। हमारे आपको एग्जांपल दिया है कि 2 ज़मीनी इलेक्शन हमने जीते हैं खान साहब के जेल में होने के बावजूद। सो अगर अवाम बल्क में वोट डालेगी सो देन हम इनको हरा सकते हैं। अगर वही पहले की तरह अगर आपने 40% रेशो जो है लोगों ने वोट डालने हैं या 50% लोगों ने वोट डालने हैं तो फिर आप कैसे जीतोगे। अच्छा, और अक्सर आप पूछते थे अपनी वीडियोस में भी, जितने भी पीटीआई वाले सारे पूछ रहे थे कि मियाँ साहब कदों आएंगे, मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब आप पाकिस्तान आ गए, आप बताएं। आप एक मियाँ साहब आप अक्सर पूछते थे ना मियाँ साहब कदों आ रहे ने, तो मियाँ साहब कल का पहुंच गए हैं पाकिस्तान। पहुंच गए। देखें पहली बात तो ये है कि मैं उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल अपना दे दूं मियाँ साहब की वापसी के ऊपर कि मियाँ साहब वापस आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला बायोमेट्रिकली एयरपोर्ट पहुंचा, उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया गया। गवर्नमेंट जो मशीनरी है, रियासत की मशीनरी, वो इस्तेमाल हुई और हर इदारे ने अपना अपना रोल प्ले किया उनको वेलकम करने में। द थिंग इज़ दैट कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर एक केस चलाया था। वो था पनामा के अंदर उनकी लंदन में फ्लैट्स निकल आए थे, प्रॉपर्टियाँ निकल आई थी। बिल्कुल निकला। और अदालत ने कहा था कि आप हमें रसीदें दें। रसीदें किधर हैं फ्लैट्स की? 1-1.5 साल वो केस चला, मियाँ साहब वो रसीदें नहीं दे सके। कभी कतरी हद आ गया, कभी कैलबरी फाउंट आ गया, कभी कोई दस्तावेज आ रही है, लेकिन रसीदें नहीं आई। उसके बाद हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने मियाँ साहब को सज़ा सुना दी, नाहल किया, सज़ा सुनाई, जेल में भेजा। लेकिन मियाँ साहब ने नेक्स्ट क्या किया, लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत ली, 50 रुपये का स्टाम्प पेपर देकर कहा कि मैं बड़ा बीमार हूँ, मर जाऊँगा, मुझे इलाज के लिए लंदन जाने दे। और लाहौर हाई कोर्ट ने जाने दिया, पहली चीज़। अब जब वो मुल्क से बाहर चले गए हैं और फिर अदालतों ने उनको इश्तिहारी करा, अदालतें वापस बुला रही थी, वापस नहीं आ रहे थे। मैं तो उनको इसलिए कहता ना कि वापस आओ, क्योंकि अदालतों को फेस करो आके, जैसे इमरान खान फेस कर रहा है। लेकिन वो बाहर बैठे हुए थे, वो वापस नहीं आए। अब यहाँ पे मसला क्या था कि
सब हमारी जो अदालतें उन्होंने उनको इश्तिहारी और मफरूज करार दे दिया। मैंने तो नहीं किया, अदालतों ने किया है। अब देखें कि वही बंदा जो मफरूज और इश्तिहारी मुजरिम सजा याफ्ता है वो वापिस आता है और वही अदालतें उसको प्रोटोकॉल दे रही हैं। मतलब अगर एक आम आदमी, अगर आप, मैं नहीं, देखो ये बात मैं एज ए इमरान खान सपोर्टर नहीं कर रहा। मुझे आप देखें कि मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, आप एक आम पाकिस्तानी हो, अगर आप इस सारे सिनेरियो को देखते हो तो आप क्या सोचोगे? आप तो ऑब्वियसली यार मतलब डिस्टर्ब हो जाओगे, आप डिसहार्ट हो जाओगे, मायूस हो जाएंगे। आप कहोगे कि यार या तो फिर अदालत को चाहिए था कि उसको पहले ही फ्री कर देती है, अदालत ने उसको सजा क्यों दी थी? अगर अदालत ने सजा दी उसके बाद मफरूर और इश्तिहारी करार दे दिया, उसके बाद फिर जब वो वापस आया तो अदालत को चाहिए था कि अदालत पहले उसे पकड़ दी, उसे जेल में डालती, उसके बाद जमानत देती, या उसका कोई केस चलाती, कुछ चीजें होती, या फिर वो कोई चीज ऐसी आगे पेश कर देता, वो रसीद दे देता तो फिर भी था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे इदारे हमारी आने वाली नस्लों को क्या टीच कर रहे हैं? सर फिर तो इंसाफ हो जाता ना। यही तो बात है ना, फिर इंसाफ हो जाता। और ये लोग इंसाफ, हमें इंसाफ नहीं करना ना, यही तो चीज। मैंने आपसे वही तो सवाल पूछा था कि सर आज तक जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है 70 75 76 साल, ये जो भी है, इसकी आज तक सबसे ज्यादा तबाही करने वाला जो अदारा है वो कौन सा है? मेरे नजदीक अगर सबसे 110% मैं क्रेडिट देता हूं तो वो मैं अदालतों को देता हूं। अदालतों का बेसिकली अगर इंसाफ का निजाम ठीक हो जाए तो एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में बड़ी रुकावटें आ जाती हैं सर, क्योंकि ये उनका जो है ना पहला हथियार है, इसको यूज करते हैं। अगर आप एक फौजी के हाथ से बंदूक छीन लेंगे तो वो गोली कैसे चलाएगा? बिल्कुल। एक बंदे के हाथ से आप तलवार छीन लेंगे तो आपकी गर्दन कैसे काटेगा? अब उन लोगों की ये जो अदालतें एज अ तलवार यूज हो रही हैं, एज अ बंदूक यूज कर रहे हैं, वो उठा रहे हैं, एक केस से निकल रहा है दूसरे केस में डाल देते हैं, दूसरे केस से निकल रहा है तीसरे केस में डाल देते हैं। एक तरफ तो प्रॉपर क्रैकडाउन हो रहा है पीटीआई के ऊपर, और एक तरफ उनको जो है जनाब वो सुकून, कोई पूछ भी नहीं रहा। यूरोप में रह रहे हैं आप जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता होगा कि यहाँ पर अदालतें या जो यहाँ पर इंसाफ का क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया यार, यहाँ का तो कोई चीज सोचे, यहाँ पर भी सियासत है, सब कुछ है यहाँ पर भी सारी चीजें चलती हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर उन्होंने चीज रखी है ना, वो एक ही चीज रखी है जहां पर सबको उम्मीद है। देखें ये चीज होती है, देखें स्कैंडिनेवियन जो होती है ना, हमारी जो स्कैंडिनेवियन यूरोप में है, ये फ्लाई रियासतें हैं। ये वैसी फ्लाई रियासतें हैं जैसे इमरान खान बात करता था। इमरान खान कहता था कि यार देखे 75 ईयर्स में एक पहला बंदा मैंने देखा पाकिस्तान में जिसने ये नजरिया दिया, ये आइडिया दिया कि यार स्कैंडिनेवियन जो फलाही रियासत है, मदीना की तर्ज पे हम फलाही रियासत बना सकते हैं। हम लोग जो है वो समझते थे कि शायद ये मदीना की तर्ज पे कोई मजहबी रियासत की बात कर रहा है। हमने कहा कि मजहबी रियासत की बात कर रहे हैं, पहले दाढ़ी रखो। मतलब छोटी सोच है, विद इन द बॉक्स रहते हैं यार। वो एक फलाही रियासत की बात कर रहे हैं मदीना की तर्ज के ऊपर। फलाही रियासतें, ये स्कैंडिनेवियन में आकर देखो, यहाँ पे फलाही रियासतें क्या है? फलाही रियासत का सबसे बड़ा पिलर इंसाफ होता है। इंसाफ, आपको इंसाफ प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद आपकी जो ह्यूमैनिटी होती है, आपकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन सबसे पहला पिलर होता है रूल ऑफ लॉ। और यही तो रोना इमरान खान रो रहा है, यही तो रोना हम रो रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए हमारे मुल्क में। और जब इंसाफ नहीं होगा तो ऑब्वियसली सारे का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, निजाम खराब हो जाएगा। लेकिन ये भी है ना कि अदालतें हमें उस वक्त गलत लगती हैं जब वो किसी और के हक में फैसला करती हैं। यही अदालत अगर इमरान खान के यहाँ हमारे हक में फैसला करे तो फिर हम उनके अगेंस्ट नहीं क्यों नहीं? देखें मुझे आप कोई एक ऐसा फैसला बता दें जो इमरान खान ने गलत किया हो और अदालत ने उसको कहा हो कि हम तुम्हें रिलीफ देते हैं। ये पिछले दिनों जो खान साहब को उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके उनको भी तो रिलीज किया था ना। को क्या किया उन्होंने? जो उनकी गिरफ्तारी थी, देखें खान साहब की गिरफ्तारी हुई। इन्होंने हाई कोर्ट से खान साहब बायोमेट्रिक कराने के लिए गए 9 मई को। इन्होंने खान साहब को वहां से उठाया। उसके बाद इन लोगों ने, पीटीआई के वकीलों ने एप्लीकेशन दी उसी हाई कोर्ट में कि गैर कानूनी तौर पर गवाह हो गया हमारा बंदा यहां से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने इसको लीगल करार लिया। उसने कहा कि ये गिरफ्तारी कानूनी है। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है, और सब जानते हैं गैर कानूनी है। अब मतलब सिंपल एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक जो अदालत का अहाता होता है, अदालत के अहाते के अंदर एक बंदा आपके पास आ गया है, बंदा चल के जज साहब के पास आ गया है। अब बाहर से एक नए फोर्स आती है, वर्दी में कोई गुंडे आते हैं, वो उसको वहां से उठा के ले जाते हैं। जज साहब मुंह देख रहे हैं। एक बंदा अदालत के ऊपर इतना इत्मीनान कर रहा है कि वो अदालत के पास आया, या तो अदालत उसे जमानत देगी या अदालत पुलिस को हुक्म करेगी कि इसको अरेस्ट कर लो। दो ही काम होंगे। पुलिस का कहना था कि जो उनका आने का वे था ना वो गलत है। क्या वे? उनका ये है कि भाई हमारे थ्रू आए, अदालत में अगर आ रहे हैं, अगर अदालत में फिंगर करवा रहे हैं,
जो भी अपने नहीं देखिए, अदालत ने बुलाया, अदालत ने समन भेजे हैं आपको, अदालत ने आपको बुलाया है, आपकी हाजिरी आपकी पेशी अदालत। गिरफ्तारी भी थी ना खान साहब की? नहीं गिरफ्तारी नहीं थी, वारंट थे? कोई वारंट नहीं था उस वक्त सर, उस वक्त कोई वारंट नहीं थे। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि इलीगल है, कोई वारंट नहीं है। और अगर आपके पास वारंट हैं भी, आपने वीडियो नहीं देखी थी फवाद चौधरी को पुलिस वाले पकड़ रहे थे, वो भाग के अदालत में चला गया था। तो क्यों गया था अदालत में? बिकॉज ही नो कि अदालत के हाथे के अंदर सब किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो वो फिर किया हुआ नहीं था? नहीं हुआ था भाई, अदालत के अंदर सब गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो बाद में गिरफ्तार हुआ था, फिर बाद में रोड से पकड़ा गया था। लेकिन वो मेंटली वो बंदा जानता था कि मुझे वो भाग के क्यों गया, ये एक क्वेश्चन है कि भाग के अदालत में क्यों गया। आई थिंक ये जब ये खान साहब को उन्होंने छोड़ा, रिलीज किया, उसके बाद आई थिंक अदालतों को उसके बाद पता चला है और पुलिस वालों को भी उसके बाद पता चला है कि ये भी लॉ एग्जिस्ट करता है। अब देखें ना, अब देखें फवाद साहब उसके बाद अंदर गए हैं। अब ये देखें ना, शायद उससे पहले होता तो वो उसको भी पकड़ लेते। अब यही देखें एक चीज के ऊपर मैं खान साहब को दाद देता हूं, वो बंदा लॉ के रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाता, ठीक है, वो बंदा कानून को फॉलो करता है। अब ये सब कुछ हुआ, अब इसमें आप ये नहीं कह सकते खान साहब ने कोई रूल तोड़ा। बनी गाला में जमान पार्क में जब खान साहब थे, इन लोगों ने शेलिंग की, इन लोगों ने मतलब हेलीकॉप्टर तक ले आए चेक करने के लिए, इन लोगों ने सारी फोर्स ले आए। खान साहब यही बात कहते रहे कि यार वारंट है तो दिखा दो। इन लोगों के पास वारंट नहीं थे, वारंट के बगैर ये लोग जाते रहे वहां पे। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब ये तोशाहाना केस में खान साहब की गिरफ्तारी हुई, इन लोगों ने वारंट ले लिए। वारंट लेके यहाँ पे फैसला सुनाया, जज दिलावर ने फैसला सुना के, वो अलग चीज है कि वो लंदन भाग गया, फैसला सुना के अब वो फैसला वहां पे सुना रहा है। यार एक छोटी अदालत है, एक सबसे जो छोटी अदालत है, सेशन कोर्ट का जज, वो फैसला सुना रहा है और 20 मिनट के अंदर, अच्छा फैसला वो अभी उसने सुनाया नहीं है, पुलिस पहले जमान पार्क पहुंची है, इस्लामाबाद वाली मतलब सोचे ना, तो इसका मतलब ये सब कुछ प्री प्लान था। लेकिन बात करने का मकसद यह है कि उस वक्त भी खान साहब ने गिरफ्तारी दी या नहीं दी? दी, बिकॉज इन लोगों ने वो डिसीजन सुना के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे और उसकी बिना के ऊपर खान साहब गिरफ्तार कर लिया, तो खान साहब गिरफ्तार हो गए। अगर खान साहब चाहते तो खान साहब कहते कि नहीं, मतलब फिर से बनी गाला में लोगों को बुला लेते। अच्छा यार चलें, ये तो बातें आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री पे खत्म नहीं होंगी, अभी और बड़ी होंगी, करने के लिए ये चलती रहेंगी। साथ साथ मैं आपको ये चीज दिखा दूं। हाँ खान साहब क्या बात है, मोहब्बत है ना ये आपकी। आप ये बताएं यार, अब टिकटॉक पे बात करते हैं आपकी जी। टिकटॉक पे ना जो मेन चीज है, अब वो बताएं, टिकटॉक से पैसे शैसे क्या जनरेट कर रहे हैं आप, कितनी इनकम है आपकी टिकटॉक से? ये भी बता दें जरा यार। टिकटॉकर तो ये टिकटॉक से बड़े बहुत कमा होटल बना रहे हैं बैंकॉक में भैया, अपने होटल बना। हाँ वो जुल्कर ने जो टिकटॉकर है, वो उसने उसकी वाइफ ने वो मालदीव में होटल बनाया। बैंकॉक नहीं, मालदीव में। अच्छा, मालदीव वो जाते रहते थे वहां टूर करने के लिए, और वहां पे उन्होंने बनाया होटल। मतलब सही मोटी कमाई है फिर। सारी बात हम यूट्यूब से भी कमा रहे हैं और टिकटॉक से भी कमा रहे हैं। आपको क्या लगता है, गैस करें मैं कितने कमा रहा हूँ आप टिकटॉक से? यार आप, अब मेरी वीडियोस काफी देखी जाती हैं, वीडियो देखी जाती हैं। खैर मुझे कोई टिकटॉक का अंदाजा नहीं कि इसमें इनकम का क्या सीन है। ऑफ कोर्स आप खुद ही बता दें। मैंने आज आपको सही बताता हूँ, मैं कोई भी अर्निंग नहीं कर रहा, ना करें, ना मैं टिकटॉक से कर रहा हूँ, ना मैं बाकी इंस्टाग्राम से, ना मैं यूट्यूब से, मैं कहीं से भी अर्निंग नहीं कर रहा। ठीक है, टिकटॉक से भी आप इनकम नहीं कर रहे? नहीं कर रहा। हालांकि मैं अगर चाहता तो मैं मोनेटाइज करवा सकता था, लेकिन मैंने चैनल मोनेटाइज नहीं करवाया अपना टिकटॉक अकाउंट जो है, और मैं बिल्कुल भी अर्निंग नहीं कर रहा। मैं अर्निंग की साइड पे आया नहीं। मैंने आपको बताया ना, मैं मेंटली तौर पे ना कहीं और फंसा हुआ था, मैं किसी और चीज के ऊपर फोकस कर रहा था, और फिर मैंने इस चीज को सोचा ही नहीं। और दूसरी चीज यह कि मैं, टीम तो मेरी है नहीं, एज अ ग्रुप तो मैं काम करता नहीं, मैं अकेला काम कर रहा हूँ। सो इस वजह से फिर मैं ज्यादा लोगों से मिलता जुलता भी नहीं हूँ, और मुझे पता भी नहीं था इन ज्यादा अर्निंग कैसे होती है। और दूसरी बात है कि मेरी प्राइवेट जॉब है, मैं वहां से पैसे कमा रहा हूँ। सो मैंने कभी इसको एज अ प्रोफेशन लिया नहीं टिकटॉक को। मतलब मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ, मैंने कहा शायद आप भी जो है डॉलर आ रहे हैं आपको। ये चीज ये उन लोगों के लिए जवाब है जो समझते हैं कि मैं व्यूज के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो भाई व्यूज के लिए वीडियो मैं तब बनाता हूँ अगर मुझे व्यूज पे पैसे मिल रहे हो। तो ये क्या है, इसका तरीका क्या है ये टिकटॉक? अगर आप मोनेटाइज, क्या ये यूट्यूब की तरह मोनेटाइज करवाना पड़ता है? ये बेसिकली जिस तरह यूट्यूब मोनेटाइज होता है, आपको व्यूज के ऊपर पैसे मिलते हैं, टिकटॉक में भी ऐसे मिलते हैं। लेकिन ये सिर्फ 5 कंट्री में, या अगर आप यूएसए में होने चाहिए, आप यूके में हैं, आप जर्मनी में, फ्रांस में या स्पेन में हैं, इन 5 मुल्कों में अगर आप हैं तो आप अपना टिकटॉक का अकाउंट मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो अगर इन कंट्रीज के अलावा आप कहीं और पे हैं तो आप अपना टिकटॉक मोनेटाइज नहीं करवा सकते। और आपको फिर हर वीडियो पे जितने व्यूज आएंगे उस हिसाब से आपको जो है ना कैलकुलेशन करके टिकटॉक पैसे देता है, और लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। पाकिस्तान में व्यूज पे पैसे नहीं है पाकिस्तान में कैसे ये टिकटॉकर पैसे कमा रहे हैं?
बेसिकली चीज ये है कि वो यहाँ के फॉर एग्जांपल यूके की सिम मंगवा ली है ओके। और अपने मोबाइल के अंदर रीजन जो है अपना वो यूके सेट कर लिया है, और उसके बाद जब आप यूके का रीजन सेट कर लेंगे, सिम यूके की डाल लेंगे और या वीपीएन यूज कर लेंगे, लोकेशन यूके की अपडेट कर देंगे या अपने मोबाइल की लोकेशन बिल्कुल बंद कर देंगे, सही तो है। वो क्या होगा कि जो सिम चली होगी वो फिर आपको जो है ना वो मतलब ये होगा कि ये बंदा यूके में है, तो उस तरह करके फिर आप जो है अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो पाकिस्तानी ये लगे हुए हैं। पाकिस्तानी तो जुगाड़ी आदमी है, आपको पता है, पाकिस्तानी तो पीछे नहीं रहते। आजकल तो ये लाइव शाही भी बड़ा लाइव वाला भी सीन होता है ना, हाँ। इसमें भी पैसे शैसे को सीन है कोई? लाइव में ऑब्वियसली वो लोग आपको गिफ्टिंग करते हैं, फिर आप वो कन्वर्ट करते हो कॉइन्स को डॉलर में, तो वहां से भी आपको पैसे मिलते हैं। वो अक्सर अब तो खैर बड़ा ही है, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा ट्रेंड चल वैसे गया, जो फैमिलीज बैठी हुई थी पूरी, वो लव यू कर रहे मैं होते आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस चीज़ के ऊपर मैं वैसे भी बात करना चाहता था, तो आपने छेड़ दिया तो अच्छा किया। अभी आजकल जो है ना टिकटॉक के ऊपर फेमस है यूसुफ है और पतलू है, इनके साथ एक दो लड़के और होते हैं, ये लोग लाइव जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि लोग समझ होते हैं कि यार इनको बड़ी गिफ्टिंग हो रही है, बड़ी गिफ्टिंग हो रही है, दुनिया में बड़ा ही दौलतमंद होगा वो इस तरह बैठ के किसी को फ्री में गिफ्टिंग नहीं करेगा, ये आप याद रखिएगा। बड़ा ही कोई अमीर हो जाए ना, मतलब बड़ा ही कोई अमीर बादशाह भी हो जाए, वो इस तरह करके गिफ्टिंग करके किसी को नहीं करेगा। ठीक है, क्या मिल रहा है उसको, क्या गेन हो रहा है? अगर उसने करना ही है तो वो भाई वो गरीबों की मदद कर देगा, वो लोगों में पैसे बांट देगा, जो लोग कर रहे हैं लोग ऐसे करते हैं। चीज़ होती क्या है कि ये सारा ब्लैक का पैसा होता है, सारा ब्लैक का पैसा होता क्या है कि दूसरों के कार्डों से पैसा चोरी किया होता है, उनको अपने टिकटॉक में रिचार्ज किया होता है, और फिर होता क्या है कि उसी पैसे को वाइट करने के लिए आप वो गिफ्टिंग करते हो। फॉर एग्जांपल आप होस्ट हो टिकटॉक के ऊपर, मैं गिफ्टर हूँ, और मैं आपको कहूँगा कि यार मैंने आपको गिफ्टिंग करनी है, मैं तुम्हें इतने लाइन मारूंगा, मैं तुम्हें इतने ये चीज़ दूंगा, इतनी ये चीज़ दूंगा, ठीक है, मैं 10% तुम्हें दूंगा, 90% मेरा, तुम्हें फ्री में मिल रहा है ना, तुम्हें और क्या चाहिए? बेसिकली होता ही ये है। अब वहाँ पे जितने बड़े बड़े टिकटॉकर हैं उन सबको जितनी गिफ्टिंग हो रही है, आपने देखा होगा कि उन्हीं को क्यों होती है, बाकी लोगों को इतनी गिफ्टिंग क्यों नहीं होती? तो ये सिर्फ चंद लोग ही क्यों हैं? तो ये ऑफर आपको भी आई होगी फिर? सारी बात है यार, हम इसीलिए पता है आपको। ऑब्वियसली मेरे साथ लोगों ने राब्ता किया कि यार आप लाइव क्यों नहीं जाते, हम आपको गिफ्टिंग करेंगे। लेकिन यह है कि हराम पैसे का फायदा क्या? इससे सबसे बड़ा जो बैड इमेज पड़ रहा है ना हमारे यूथ के ऊपर, हमारे दूसरे लोग, अभी आपने मुझे बात किया वो फैमिलीज बैठी होती हैं, प्लीज गाइस डबल टैप, उन लोगों को पैसे, उन लोगों को इतने बड़े बड़े गिफ्ट क्यों नहीं आ रहे होते? द थिंग इज दैट कि उनके पास इस तरह का स्पॉन्सर नहीं होता, इस तरह का कोई गिफ्टर नहीं होता जो ब्लैक से पैसे चुरा के अपने टिकटॉक में फिल करके आगे सेंड कर रहा हो। उनको तो बस वही वो जो क्या उसको बोलते हैं, कोई खुदा तरसी है, खुदा तरसी लोग उनको कर दें तो कर दें। आप जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा कोई गिफ्ट मार दे तो मार दे, वो अलग चीज होती है यार। कोई, मैं आपको बताया ना, बड़ा ही कोई करेगा तो थोड़ा सा कर देगा, इतना लोग नहीं करते होते। ये सारा ब्लैक का पैसा होता है और वाइट करने के लिए। लेकिन बैड इमेज क्या पड़ रहा है कि जो लोग नहीं जानते इस चीज को, वो समझते हैं कि ये रियलिटी में इन लोगों को गिफ्टिंग हो रही है। रियलिटी में दुनिया में इतने जनाब वो सही दिल लोग हैं कि जनाब वो लोगों को ऐसे फ्री में देते हैं, और वो करके फिर लोगों ने अपनी माएँ बहनें ला के स्क्रीन पे बिठा दी हैं कि हमें भी मिलना शुरू हो जाए। और ये एक बैड चीज़ है, मतलब इसके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े होस्ट हैं टिकटॉक के ऊपर, इन लोगों को चाहिए कि अपनी जो ऑडियंस है उनको बताएं कि यार हम बेसिकली पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, हम इस तरह से पैसा कमा रहे हैं, और आप लोग अगर कमाना चाहते हो तो ये तरीका है। अदरवाइज जिस तरह आप मतलब सब कुछ कर रहे हो, फैमिलियां ला के बिठा दी हैं आप लोगों ने, आप उस नहीं कमा सकते। अब लोग तो अपनी माएँ बहनें लेके बैठ गए कि यार हमें मिले मिले मिले, लेकिन ऐसे थोड़ी मिलते हैं पैसे। आपको क्या लगता है कि टिकटॉक का सबसे गलत इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, किस कंट्री में हो रहा है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, और हमारे लोग जो गल्फ में गए हुए हैं या यूरोप में गए हैं वही बैड। आप यहाँ पर देखते हैं लोगों की टिकटॉक अक्सर। अच्छा, ये यहाँ पर डिफरेंस क्या है? हाँ, यूरोप की बात। आप पाकिस्तान के जो टिकटॉकर है मशहूर, उनको भी देखा है आपने, यहाँ के जो मशहूर टिकटॉकर हैं आप उन्हें। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है यार, जो पाकिस्तान के टिकटॉकर है ना, वो जिनके 15 मिलियन फॉलोअर हैं, 20 मिलियन फॉलोअर हैं, उनका कोई कंटेंट नहीं होता, मतलब पैथेटिक कंटेंट है। अब वो अली हैदराबादी की बात करो, वॉक कर रहा है, वो लड़की डांस करके आगे आ गई है, वो एक बाबा जी सियालकोट कह के आगे आ गया, और लोग उल्टी सीधी हरकतें करके मतलब फेमस बने हुए हैं और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। मैंने जितने भी, अगर फ्रांस की बात करो, जर्मनी की बात करो या नॉर्वे की बात करो, जितने बड़े बड़े टिकटॉकर देखे हैं, इवन अमेरिका की बात करो, जिनके फॉलोअर है मिलियन से, 1 मिलियन से ऊपर जिनके फॉलोअर हैं, उनका कोई ना कोई कंटेंट जरूर होता है भाई। वो कोई ना कोई क्रिएटिव कंटेंट होता है उनका, या वो मतलब म्यूजिशियन होते हैं, या वो म्यूजिक लेके आगे आ रहे होते हैं। अगर कोई डांस लेके आ रहे होते हैं तो वो डांस का भी एक अच्छा प्रॉपर कंटेंट होता है। वो ये वल्गर डांस नहीं होता जिस तरह का हमारी यूथ कर रही है।
नहीं, अगर वो बहुत सिंगिंग लेके आए तो प्रॉपर एक सिंगिंग एक आर्ट लेके आ रहे होते हैं। अब हम तो अक्सर देखते हैं लोग लाइव भी आए होते हैं यार टिकटॉक के ऊपर यूरोप के अंदर, और वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखा रहे होते हैं लोगों को। बिल्कुल क्या सही है। लेकिन हमारे यूथ जो है वो तो सिर्फ उन्होंने वो नांग पोना शुरू किया हुआ है, दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स। अब बेसिकली अब हमारे जो बच्चे हैं छोटे वो देखेंगे इन चीज़ों को, देखेंगे ना कि अगर इसके 15-20 मिलियन इसके फॉलोअर हैं तो उसका कंटेंट क्या है। अगर वो उसका, और अगर उसको डांस करके 20-15 मैं मिलियन आ आपको रहे यही हैं चीज बता रहा हूँ, या आपके- मेकअप करके आ रहे हैं तो वो कहेंगे कि भाई यही काम फिर हम भी कर लेते हैं। आपके जो यही तो सबसे बड़ी बैड थिंग है, लोग इन्हीं को फॉलो करेंगे। और यही बात है कि जिस तरह के आपके हमारे पाकिस्तान में ये 15 मिलियन 20 मिलियन 10 मिलियन 5 मिलियन लोगों के फॉलोअर हुए हुए हैं, और जिस तरह का वो कंटेंट दे रहे हैं वो जो टिकटॉकर हैं, वो अगर यूके में आ जाएं, वो अगर यूएसए में आ जाएं, वो फ्लॉप है। यहाँ पे उनको कोई फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे लोग क्रिएटिविटी देखते हैं, काम की चीज़ों को फॉलो करते हैं, फजूल चीज़ों को नहीं। और हम लोग पाकिस्तानी, सॉरी टू से, बट हम फजूल चीज़ों को प्रेफर कर रहे होते हैं। हमारे अच्छे के मतलब क्रिएट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर भी, टिकटॉक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी। यार आप दूर कहाँ जाते हो, आप इंडिया की बात करो। अब इंडिया में टिकटॉक बैन है, लेकिन इंडिया में इंस्टाग्राम बैन नहीं है। हाँ, तो इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसा ऐसा इंडियन कंटेंट होता है ना, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है कि यार आप क्या बात है, देख के दिल खुश हो जाता है। उनका जो बेसिकली एक म्यूजिक वाली भी वीडियो आ रही होती है ना, वो भी आप चेक करें, उसकी रेजोल्यूशन चेक करें, उसका मतलब म्यूजिक चेक करें, मतलब हर चीज। और जो उसमें उन्होंने वीडियो एडिटिंग की होती है, वीडियो को शूट किया होता है, प्रॉपर एक प्लान यार, और दिल खुश होता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक क्रिएटिव है भाई, एटलीस्ट इस मामले में दे क्रिएटिव। आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, हाँ, दे आर नो डाउट, दे आर प्रिपेयरिंग समथिंग, दे आर गिविंग यू समथिंग। आपके सामने कुछ ना कुछ वो लेके आ रहे होते हैं। और हमारे हम भाई लोग क्या लेके आते हैं तो इंडिया में बैठकर वो वीडियो बना रहे होते हैं, और यहाँ पर यूरोप में आपको चल एक रही चीज होती है, बताऊं? अमेरिका तक चल रही होती है। आपको एक चीज बताऊं, आप हैरान होंगे इस चीज पे, शायद आपको नॉलेज है या नहीं। आप इंस्टाग्राम की रील्स के ऊपर से पैसे कमा सकते हो दुनिया में सिर्फ 2 मुल्कों में, यूएसए और इंडिया। दूसरा इंडिया। सोचो यार, सोचने वाली बात है। इंस्टाग्राम की रील्स के ऊपर जो पैसे दे रहे हैं, या यूएसए में या इंडिया में, मतलब कहने का यह कि इंस्टाग्राम यूएसए में और इंडिया में इतना क्रिएटिव है, लोग इतने क्रिएटिव है। और जो यूएसए में भी होगा ना, उसमें भी आई थिंक उसके 50% यूजर इंडियन ही होंगे। इंडियन होंगे। सही है। ये मैं बेसिकली हमसायों से कुछ सीखना मैं चाहिए। अक्सर देखता हूँ ये बेसिकली ये जो इंस्टाग्राम है ना, मुझे लगता है ये इंडिया ने उठाया हुआ है। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐप इंडिया की है, इंडिया की है, क्योंकि वहां पर आपको इंडियन सारे और क्रिएटिविटी से भरा हुआ, मतलब आप इंस्टा इंडिया खोल तो आईटी में तो इंडिया बाप है सबका, ये तो मानना पड़ेगा। आईटी इंडिया से पीछे है। इवन इंडिया जो है आने वाले वक्तों में, इंडिया जनाब यूरोप को, यूएसए को पीछे छोड़ देगा आईटी में, देख लीजिएगा। बिकॉज उनके पास एक टैलेंट है, दूसरा उनको जो एज है ना, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड में हाईएस्ट यूथ उनके पास है। बिल्कुल है, हाईएस्ट यूथ वर्ल्ड में उनके पास है। और वो सारे के सारे, ऑब्वियसली यूथ ने सब कुछ, यूथ ही ज्यादा क्रिएटिविटी होती है यूथ के पास, और यूथ ही ये सारे कामों में ज्यादा एक्टिव होती है। सो उनको ये एज भी हासिल है। और मैं फिर अगेन कहूंगा कि हम पाकिस्तानियों को अपने हमसायों से कुछ सीखना चाहिए। चलें जी, थैंक यू वेरी मच अलादीन साहब, सारा पाए, आपने टाइम दिया हमें। नो प्रॉब्लम। दोबारा शुक्रिया करते हैं आपका सर अदा, Welcome. और इंशाल्लाह दोबारा भी जब मौका मिलेगा हम आपको बुलाएंगे, मैं गपशप करते रहेंगे। स्पेशल आपके लिए आया हूँ, इतनी लंबी फ्लाइट लेके। इस दफा भी आपका शुक्रिया सर, आपको हमने रिक्वेस्ट की और आप आ गए। हमने कहा था कि सर आप हमारे जो है ना वो पहले गेस्ट होंगे। मैं आपका पहला गेस्ट हूँ, और शायद हमारी ऑडियंस को आपने ये बताया नहीं बताया कि ये मेरा भी पहला इंटरव्यू मैं आपको दे रहा हूं। आपका भी मैं पहला, किसी और के पास नहीं गया, और आपका भी शायद पहला है, और मेरा भी ये पहला ही है। हाँ, और आपके सर थैंक यू, मुझे आपकी वो बड़ी अच्छी बात लगी थी। मैंने आपको एक दफा बोला और आपने कहा कि सर हाजिर, नो प्रॉब्लम, मैं हाजिर। और ये सिर्फ आपके लिए मैंने कहा था हाजिर, मुझे और भी बहुत से लोगों ने बोला, लेकिन मैंने कुयों को लारा लगाया हुआ है। और अभी आप जाएंगे ना? हाँ, अभी मैं दूंगा, बिकॉज आपने कहा था कि आपने मतलब हमने नया स्टार्ट करना है और पहला आपका करना है सर। तो आपने अगर नहीं की इंटरव्यू दिया तो हमारे पास आइएगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहला मैं आपको ही दूंगा। इस वजह से फिर मैं आपके साथ ही आ गया। ऑब्वियसली कमिटेड आदमी है। चलो सर, थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट टाइम हम आपके पास आएंगे। यू मोस्ट वेलकम। हमें आपको देखेंगे ना, मैं आपको अपना सिटी घुमाऊंगा, अपना कंट्री दिखाऊंगा आपको। ठीक है जनाब, ठीक है जी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर अगली पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।